दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अकाउंट्स में रिपोर्ट के बारे में। हम लोग ये किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा टैली है, तो बेसिकली हमें उसमें दो ही काम करना होता है। अगर मास्टर क्रिएट नहीं किया हुआ है, चाहे वो अकाउंट्स का हो या फिर इन्वेंट्री का हो, हमें मास्टर को टैली में क्रिएट करना होता है और इसके बाद वॉचर्स में जा करके हम लोग एंट्री को पास करते हैं तो सारा रिपोर्ट हमारा टैली जनरेट कर देता है, राइट। जैसे कि वो किस तरीके से रिपोर्ट जनरेट करता है, जैसे कि आप चले आओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये आप बनाते नहीं हो, आपको पता है ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। चलो ये तो हो गया। बैलेंस शीट में आते हैं, ये भी हमारा जनरेटेड है। ट्रायल बैलेंस में अगर आते हैं, ये भी हमारा जनरेटेड है। और अगर किसी का भी आपको लेजर अकाउंट अगर देखना है तो वो हमारा यहाँ पे जनरेटेड होता है। तो हमें टैली में बेसिकली दो ही काम करना होता है। लेकिन 100 बात की एक बात मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे या फिर टैली से पूछे जाएंगे। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो अकाउंट्स और टैक्सेशन के ऊपर होते हैं। तो अगर आप सिर्फ टैली के ऊपर डिपेंडेंट या जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, अगर आप उस पर निर्भर अगर रह जाएंगे तो फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हो सकता है कि उसका आंसर ना दे पाओ, क्योंकि सारा रिपोर्ट यहाँ पे देख रहे हो टैली जनरेट कर रहा है। अगर यही सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि आप जो एंट्री ले रहे हैं, इसका जो लेजर का बैलेंस निकलता है वो डेबिट निकलता है या फिर क्रेडिट निकलता है, ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सा आइटम पहुंचता है, ट्रायल बैलेंस के डीआर में कौन सा आइटम होगा, ट्रायल बैलेंस के सीआर में कौन सा आइटम होगा, जो भी एंट्री आप पास कर रहे हो, या ये बताओ इस एंट्री का इफेक्ट ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट में कहाँ पे पड़ने वाला है। तो ये आपको रिप्लाई करना होगा। तो ये किस तरीके से करेंगे, जब तक कि आप पूरा मैनुअल तरीके से ये नहीं समझेंगे कि सोर्स टू एंड यानी कि जर्नल टू फाइनल अकाउंट यानी कि जर्नल टू बैलेंस शीट तक का जो जर्नी होता है अकाउंट्स में, वो किस तरीके से होता है, एक के बाद एक के किस तरीके से रिपोर्ट जनरेट होता है। अगर आप ये जब तक पूरा डिटेल में नहीं जानेंगे, इस बात की गारंटी है कि आप कभी भी अच्छा अकाउंटेंट आप नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे बेहतर तरीके से समझें। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो इसी से संबंधित है। तो मैं आज आपको बिल्कुल ही शॉर्ट एंड सटीक तरीके से बताऊंगा, और वो भी आपका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके दिमाग में बिल्कुल आ जाएगा और आपको रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अकाउंट्स और टैक्सेशन टैली में माहिर बनना चाहते हैं और बिल्कुल ही रियल डेटा के साथ वो भी प्रैक्टिकल वे में सारा काम सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को आप विजिट कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जर्नी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने सबसे पहला जो काम करना होता है, हम सभी जानते हैं कि जर्नल एंट्री को पास करते हैं। उसके बाद जो बारी जो आती है वो लेजर का आता है। उसके बाद लेजर से जो हमारा रिपोर्ट जो जनरेट होता है वो ट्रायल बैलेंस का होता है, और ट्रायल बैलेंस से जो रिपोर्ट बनता है वो आपका फाइनल अकाउंट। यानी कि अगर देखा जाए तो मेन जो हमारा सोर्स होता है वो आपका जर्नल एंट्री ही होता है। अगर आपका जर्नल एंट्री ही गलत हो गया तो ऑब्वियसली है कि इसके बाद के जितना भी रिपोर्ट होगा वो आपका गलत हो जाएगा। तो अगर हम लोग फाइनल अकाउंट की बात करें, नाम ही से पता चल रहा है अंतिम खाता, इसके बाद कोई खाता हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें 3 चीज़ को बनाया जाता है आपके स्क्रीन के सामने। जैसे कि सबसे पहला है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे हिंदी में हम लोग व्यापारिक खाता कहते हैं। दूसरा आपका बनता है पीएनएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको कि हम लोग लाभ हानि खाता भी कहते हैं। और जो एंड में बनता है आपका बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठा। तो ये हम सभी को बनाना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल। तो हमें ये जानना है कि कौन सा रिपोर्ट किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जर्नल एंट्री के बारे में, कि जो मेन सोर्स है वो हमारा वॉचर एंट्री ही है। तो भाई वॉचर एंट्री पास करोगे सही तब ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको तेज़ी से मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि जर्नल एंट्री अगर आपको करना है तो इसके लिए अकाउंट्स में 4 चीज़ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक्सपेंस है। हम सभी जानते हैं एक्सपेंस को हम लोग खर्चा कहते हैं। आप ये सोचो कोई भी कंपनी ऐसी है जो कि बिना खर्चे की चल सकती है? आप कहोगे नहीं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ दिया हुआ जैसे कि सैलरी, हमें स्टाफ को रखना है तो उसे सैलरी देना होगा। अगर हम लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं तो उसके लिए मजदूर को हायर करना होगा तो उसे मजदूरी देना होगा। और बिजली का बिल, भैया इसके बिना तो आपकी कंपनी चल नहीं सकती। उसके बाद टेलीफोन का भी बिल आपका आएगा। स्टाफ के ऊपर हम कुछ खर्चा करेंगे, भाड़ा वगैरह देंगे, ट्रैवल करेंगे, किराया देंगे। बैंक भी हमसे कुछ सर्विस का फ़ी लेती है जिसे हम लोग बैंक चार्जेस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल दिया है कि कंपनी में इस तरह के मल्टीपल एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपको पहचानना होता है, ना करके पूरा एक्सपेंस का लिस्ट गूगल से निकाल के आपको उसे रट्टा मारना होता नहीं। किसी भी कंपनी में आपको पहचानना होता, हाँ भाई ये एक्सपेंस है, राइट। उसके बाद जो दूसरा आपका होता है इनकम। अब अगर कंपनी में सिर्फ खर्चा ही हो, इनकम अगर ना हो तो कंपनी का दिवालिया हो जाएगा और कंपनी आपकी डूब जाएगी, राइट। तो दुकान भाई सब आपका बंद हो जाएगा। तो इनकम का भी होना ज़रूरी है। तो ये आपको पहचानना होगा कि कंपनी में कौन कौन सा इनकम होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे दिया है कि अगर कोई व्यापारी है, यानी कि जो ट्रेडर है, माल खरीदता है और माल बना के बेचता है, तो उसके लिए सेल क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। ये तो हो गया ट्रेडर के लिए, राइट। अब जैसे कि हमारे जैसे लोग हैं जो कि सर्विस देने का काम करते हैं, तो ट्यूशन फी रिसीव्ड हमारे जैसे के लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। इसी तरीके से बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपका वो सेविंग अकाउंट है तो करंट अकाउंट में याद रखिएगा इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो बैंक से इंटरेस्ट मिला तो ये भी इनकम एक तरह का हो गया। अगर हमने मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट किया है तो उससे जो भी हमें लाभ होगा, चाहे वो इंटरेस्ट के रूप में हो या लाभांश के रूप में हो, तो वो भी क्या हो गया? एक तरीके से हमारा इनकम ही हो गया। हमें कोई डिस्काउंट दे दे, ये भी इनकम। रेंट हमारा है, उससे कमाई होती है, तो ये भी इनकम। तो इस तरीके से हमें क्या पहचानना है? हाँ भाई पहचान गए कि ये हमारे लिए इनकम है, तो इनकम है। उसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है एसेट्स, जिसे हम लोग हिंदी में संपत्ति कहते हैं। आप देखे होंगे कंपनी में बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऑफ कोर्स जैसे कि कैश, ये तो हमारा सबसे बड़ा संपत्ति है। बैंक बैलेंस है, ये भी संपत्ति है। कंप्यूटर, फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, मशीन, प्लांट, मोटर कार, व्हीकल, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर अगर किसी कंपनी का है तो वो क्या है? कंपनी का संपत्ति है। और लास्ट आपका होता है लायबिलिटी, और लायबिलिटी का माने होता है कर्जा, जिसे कि हमें आज न कल वापस करना है। अब देखिए कंपनी के ऊपर किस तरीके से कर्जा चढ़ जाता है या कर्जा बढ़ जाता है, जिसे हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। जैसे कि कैपिटल भी बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है। उसी तरीके से अगर कोई प्रोप्राइटर लोन ले ले, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, या वह किसी से वो बोरो कर ले, तो आज न कल उसे पैसा वापस करना है। क्रेडिटर्स, उधार में माल खरीद लिया, उधार में सर्विस रिसीव कर लिया, अभी तक पैसा नहीं दिया है। कोई एक्सपेंस है जो कि हमने कर तो लिया है, अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है, और किसी पार्टी से हमने सप्लाई के अगेंस्ट में पहले से पैसा एडवांस ले लिया, तो ये सब नेचर होता है लायबिलिटी का। इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको ये बताया कि अगर आपको जर्नल एंट्री को सही तरीके से पास करना है अकाउंट्स में, इस 4 चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ जाओ बिना रट्टा मारे। अगर अभी आप 4 चीज़ को अगर आप समझ चुके हो, तो अब यहाँ पे अब आपको ये समझना है कि इसमें कौन सा आइटम डेबिट होगा और कौन सा आइटम क्रेडिट होगा। वो इसलिए कि डबल एंट्री सिस्टम में हमें किसी भी लेन देन का रिकॉर्ड डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड में करना होता है। तो वो आप कैसे करोगे? इसके लिए भाई एक फॉर्मूला होता है, मॉडर्न अप्रोच, जिसे हम लोग अमेरिकन सिस्टम भी कहते हैं। अब इसमें देखो बहुत ही सिंपल है। अभी आपने जाना एक्सपेंस और आपने जाना एसेट्स, राइट। एक्सपेंस भी समझ गए, एसेट भी समझ गए। अगर आपने उसे पहचान लिया तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या बोलता है। इसका फॉर्मूला
फार्मूला कहता है कि अगर एक्सपेंस प्लस एसेट का वैल्यू अगर इंक्रीज करे, आपके बुक में अगर बढ़ता है तो उसे डेबिट करना है, और अगर डिक्रीज करे तो आपको रिवर्स कर देना है। राइट, बहुत ही सिंपल सा बात है। बस किसी अगर एक को भी अगर आप समझ जाते हो, जो सेकंड वाला होगा वो आपका रिवर्स हो जाएगा। आप कहोगे कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है? मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूं। बिजली का बिल हर महीने पे करोगे, राइट? बिजली का बिल जब हम लोग हर महीने पे करेंगे, आप ये बताओ एक्सपेंस घट रहा है या कि बढ़ रहा है? आप कहोगे सर जी हमेशा जो है एक्सपेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा। इस महीने भी 1000 रुपये देंगे, अगले महीने भी 1200 देंगे, अगले महीने भी 800 देंगे। जितना कंज्यूम करेंगे उतना पैसा हम लोग पे करेंगे। तो यहाँ पर एक्सपेंस का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे डेबिट करेंगे। इसी तरीके से कोई अगर एसेट्स हम खरीद लें तो आप ये बताओ घट रहा है कि बढ़ रहा है? अब जैसे कि मैं इस मोबाइल से मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ, कंप्यूटर पे मैं यहाँ पर वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसे खरीदा है तभी तो इसका वैल्यू बढ़ा ना। पहले तो हमारे पास ये था ही नहीं। अब अगर मान के चलो हमने 35,000 रुपये का कोई मोबाइल परचेज कर लिया तो वैल्यू घटा कि बढ़ा? आप कहोगे एसेट का वैल्यू बढ़ गया। जब बढ़ गया इसी को कहते हैं बढ़ना। जब बढ़ेगा तो डेबिट, और जब घटे किसी भी कारण से तो उसे रिवर्स कर देना है। तो ये बात हो रही थी एक्सपेंस प्लस एसेट की। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं इनकम। हम जान चुके हैं कैसे पहचानना है, प्लस लायबिलिटी ये भी हम जान चुके हैं। अब दोनों कंडीशन में क्या, चाहे वो इनकम हो चाहे वो आपका लायबिलिटी हो, अगर बढ़ता है यानी कि वैल्यू अगर इंक्रीज करे तो इसे क्रेडिट कर देना है, और अगर डिक्रीज करे तो डेबिट कर देना है। किसी एक को समझ जाओ, मैंने जैसे कहा, दूसरे को आपको रिवर्स कर देना है। अब आप कहोगे सर जी इसका कुछ मिसाल बता दीजिए, इनकम कैसे बढ़ता है? बाबा आप जैसे कि माल सेल करते हो तो क्या कभी बोनी बट्टा नहीं होगा? आप कहोगे होगा ना। अब जैसे ही आपने दुकान को खोला, 100 रुपये का आपने बोनी किया, माल बेचा कि नहीं? इसका माने सेल। अब ये बताओ सेल घटा कि बढ़ा? आप कहोगे नहीं सर 100 रुपये से सेल मेरा बढ़ गया, इसका माने बोनी हो गया 100 रुपये से। उसके बाद शाम तक आपने 50,000 का माल सेल कर दिया, सुबह का 100 और शाम तक 50,000। तो बताओ आपका सेल घट रहा है कि बढ़ रहा? आप कहोगे नहीं सर सेल तो हमारा बढ़ ही रहा। तो क्या आज के दुकान आज बंद हो जाएगा, कल दुकान नहीं खुलेगा? आप कहोगे हाँ जी सर जी खुलेगा। तो इसका माने सेल हमेशा आपका इंक्रीज करेगा बुक में, राइट? तो कभी कभी सेल से रिटर्न भी होगा। तो जब बढ़े तो क्रेडिट और जब घटे तो डेबिट आपको कर देना है। इसी तरीके से लायबिलिटी का भी एग्जाम्पल होगा। तो अगर आप ये चार चीज समझने के बाद अगर ये जो लॉजिक है मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन सिस्टम का, अगर आप इसको समझ जाते हो तो फिर आपको डेबिट एंड क्रेडिट करने में कहीं पर कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं। किसी भी तरह का आपका ट्रांजैक्शन हो इसके अकॉर्डिंग आप एंट्री को पास कर लोगे। अब एंट्री तो आपको पास करना ही है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक एंट्री है कि कोई प्रोप्राइटर है, उसने कंपनी को इस्टेब्लिश किया, यहाँ पे कैश लगाया, बैंक बैलेंस लगाया, लैपटॉप वगैरह लगाया। अब देखो यहां पर क्या हो रहा, सबका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, राइट? तो यहां पे क्या हो जाएगा, कैश भी डेबिट, बैंक भी डेबिट, कंप्यूटर भी डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैपिटल। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं, परचेज गुड्स इन कैश। नगद में जैसे माल खरीदा तो बताओ परचेज मेरे लिए एक्सपेंस है कि नहीं? तो परचेज का वैल्यू बढ़ गया तो परचेज डेबिट, और बदले में कैश क्या है हम पे कर रहे हैं, तो 15,000 से मेरा कैश का वैल्यू डिक्रीज हो गया। जब एसेट का वैल्यू बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। इस तरीके से जितने भी तरह का एंट्री है आप पास कीजिए। जब आपका ये जर्नल एंट्री जब हो जाएगा, आपको पता है कि जर्नल से ही बनता है लेजर। क्योंकि अगर आपसे यह पूछा जाए कि बताओ टोटल मेरे पास कैश आज के तारीख में कितना है, तो क्या जर्नल एंट्री से आप उसको बता सकते हो? आपका आंसर होगा नहीं। तो लेजर बनाना होगा सर जी। तो इससे यह पता चला कि जर्नल से बनता है लेजर। और लेजर कैसे बनता है आपको यह जानकारी होना चाहिए कि जितना भी जर्नल जहां पर जिस तारीख को हुआ है, हम सभी को
एक जगह जमा करेंगे। जो डीआर में है लेजर में उसका पोस्टिंग डीआर में होगा, जो सीआर में होगा उसका पोस्टिंग लेजर में सीआर में ही होगा। उसको हम जोड़ घटाव करेंगे, जो फाइनली हमारा बैलेंस निकलेगा वही लेजर का हमारा बैलेंस कहलाएगा। तो ये किस तरीके से बनता है? तो भाई इस तरीके से बनता है। जब हम लोग बुक्स में देखते हैं तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट रहता है, जबकि टैली में या जो भी सॉफ्टवेयर है उसका फॉर्मेट थोड़ा सा इसका चेंज हो सकता है, लेकिन बनता ऐसे ही है, राइट। अब यहाँ पर ये कैश का लेजर अकाउंट है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट कहा, मैंने आपको क्या बोला, जर्नल एंट्री में जो जहां होगा लेजर में उसकी पोस्टिंग वहीं होगी। अगर जर्नल में कैश डेबिट हुआ है तो लेजर में उसका पोस्टिंग डेबिट साइड में ही होगा, लेकिन नाम उसका ना हो करके उसके उल्टे वाले को होगा। यानी कि अगर डेबिट में है तो क्रेडिट वाले का नाम होगा, और क्रेडिट में अगर पोस्टिंग होता है तो उसके साथ जो डेबिट में होगा उसका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि हम जिसका लेजर बनाते हैं उसका नाम उसमें नहीं लिखते हैं। तो इस तरीके से लेजर को तैयार किया जाता है। तो कैश के डेबिट का माने हुआ पैसे का आना, और कैश के क्रेडिट के साइड का माने हुआ पैसे का जाना। टोटल पैसा आया 31,000 और इतना इतना पैसा चला गया तो बचा कितना, 12,300। तो यही हमारा कहलाया क्लोजिंग बैलेंस, जिसको हम लोग लेजर की भाषा में सीडी बोलते हैं, मतलब कैरीड ऑन। और यही नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं बीडी, ब्रॉड डाउन। तो यहां पर देखो, इधर हमारा है डेबिट साइड और इधर है हमारा क्रेडिट साइड। तो आप ये बताओ कैश का कौन सा बैलेंस निकला? तो आपको ये पता होना चाहिए कैश का डेबिट बैलेंस निकलता है, कभी भी कैश का क्रेडिट बैलेंस नहीं निकल सकता। अब जैसे कि सवाल यहां पे ये उठता है कि हमें पहले से मालूम होना चाहिए कि किसका कौन सा बैलेंस से निकलता है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। ये आपको कैसे पता चलेगा? अब हर एक क्वेश्चन को आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, इसका एक टेक्निक होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये आपका लेजर है, यहां पर आपने चार चीज को समझा है ना। जैसे कि पहला आपका क्या था, एक्सपेंस है, और यहां पे सेकंड आपका क्या था, एसेट, राइट। अब देखिए, इसका ऑलवेज जो निकलेगा वो डेबिट बैलेंस ही निकलेगा, कभी भी इसका उल्टा बैलेंस नहीं निकल सकता। अगर आपके बुक्स में किसी भी एक्सपेंस का या किसी भी तरह के एसेट का, चाहे वो करंट एसेट हो चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो, अगर उल्टा बैलेंस निकलता तो समझ जाना वो आपका गलत है। इसी तरीके से आपका इनकम है और प्लस लायबिलिटी है, इसका ऑलवेज आपके बुक में क्या निकलेगा, क्रेडिट बैलेंस। जब भी आप लेजर बनाओगे, अभी मैंने आपको कैश का लेजर अकाउंट दिखाया, कौन सा बैलेंस निकला था, आप कहोगे डेबिट बैलेंस, कभी भी उल्टा नहीं निकल सकता। ठीक उसी तरीके से किसी भी इनकम का या लायबिलिटी का उल्टा बैलेंस नहीं निकल सकता, जब भी निकलेगा वो आपका क्रेडिट बैलेंस ही निकलेगा। आप कहोगे इसका क्या लॉजिक है, यहां पर क्या हमें इसे रट्टा मारना होगा? नहीं, रट्टा नहीं मारना, इसका एक टेक्निक है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि एक्सपेंस का मैंने कहा डेबिट बैलेंस, एसेट का भी कहा डेबिट बैलेंस। कैसे मैं कह रहा हूं, इसका एक लॉजिक ये आप समझ जाइए, जो जहां होगा उसका बैलेंस वही निकलेगा, कभी भी उसका जो जगह जो होता है वो चेंज नहीं होता है। कि भैया एक्सपेंस कहाँ होता है, आप खुद सोचो, सोर्स में चले जाओ, सबसे पहला एंट्री आपके बुक में क्या होता है, एक्सपेंस सबसे पहले आपके बुक में डेबिट होता है। आप जैसे कि सैलरी ही दोगे, बिजली बिल दोगे, तो आप क्या करोगे, वो जो आपका सैलरी है आप अपने बुक में उसको डेबिट करोगे और ऑलवेज डेबिट करोगे। कहीं कहीं पर जब समायोजन होगा तो कुछ फिगर से वो आपका रिवर्स होगा, यानी कि क्रेडिट होगा। तो क्या हो रहा है, वो हमेशा डेबिट हो रहा है, तो आपको सोर्स में चले जाना है। तो एक्सपेंस हमारे बुक में हमेशा डेबिट होता है, और उसी तरीके से एसेट भी हमेशा हमारे बुक में जब पहला एंट्री होगा वो डेबिट ही होगा। कभी कभी वो क्रेडिट भी होगा, लेकिन कभी भी डेबिट का कॉलम जो है वो छोटा नहीं होगा। तो भैया जो जहां होता है लेजर में उसका बैलेंस वही निकलता है। इसी तरीके से इनकम आप देख लो, कोई भी एंट्री इनकम का देख लो, क्या होता है, हमेशा सीआर में जाता है। जब सीआर में जाएगा तो सीआर कॉलम बढ़ा, जब सीआर कॉलम बढ़ा तो क्या निकलेगा, क्रेडिट बैलेंस। ठीक उसी तरीके से आपका लायबिलिटी है, इसका भी क्या निकलेगा, क्रेडिट बैलेंस ही निकलेगा। लेकिन कुछ चीजों को छोड़ करके, इसे भी ध्यान रखना है,
ये तो मैंने मोटी मोटी बात बताई ताकि आपको रिप्लाई करने में इजी हो। लेकिन कुछ चीजों को छोड़ करके, जैसे कि आपका पहला है यहाँ पे डेटर, दूसरा है क्रेडिटर और तीसरा है कैपिटल। हम सभी जानते हैं कि डेटर किसे कहते हैं, आप कहोगे जिसको हमने उधार में माल या सर्विस दिया है। तो डेटर मेरे लिए एक्चुअल में है एसेट्स, ठीक है, एक्चुअल में क्या है, ये मेरा संपत्ति है। तो संपत्ति कब बनेगा, जब के डेटर का डेबिट बैलेंस अगर निकलता है, राइट, क्योंकि हमने जब इसे माल सेल किया था अपने बुक में से डेबिट किया था। लेकिन कभी कभी ऐसा ये होगा कि माल बेचा 1 रुपये का, पैसा दे दिया 5 रुपया, तो इसका माने 4 रुपये से इसका क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो डेटर एंड क्रेडिटर का दोनों बैलेंस निकल सकता है। तो आपको DRCR से पकड़ना होगा कि पैसा हमें लेना है या फिर देना है। तो इस एग्जाम्पल में आप कहोगे कि भैया उस कस्टमर का ही पैसा हमारे घर में उल्टा निकल रहा है 4 रुपया। ठीक उसी तरीके से आप का क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का एक्चुअल में निकलना चाहिए CR बैलेंस, क्योंकि जब हम किसी से उधार में माल खरीदते हैं हम उसे क्रेडिट करते हैं तो CR बैलेंस, इसका माने क्या हो गया, पेबल। लेकिन हम भी तो उसे एडवांस में पैसा दे सकते हैं भाई साहब, तो क्या निकलेगा, डेबिट बैलेंस, राइट। तो यहां पे आपको डेबिट एंड क्रेडिट का खेल अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा कि पैसा हमें लेना था और हमें बैलेंस का ही समझ नहीं आ रहा है, तो उल्टे आपको पैसा देना पड़ जाएगा, है ना। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। ठीक उसी तरीके से कैपिटल का क्या निकलना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस। लेकिन अगर कंपनी भाई बार बार लॉस में जाएगी तो हमारा हो ना हो इसका डेबिट बैलेंस निकल सकता है, जो कि सही भी है। तो कुछ चीजों को छोड़ करके ये कभी भी बदल नहीं सकता, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ये 4 चीज का बैलेंस बताया है। अब जब आप ये समझ गए कि जो जहां होता है लेजर का उसका बैलेंस वही निकलता है, राइट। अरे भैया जब लेजर का बैलेंस वही निकलेगा तो इसके बाद कौन सा रिपोर्ट बनता है, लेजर के बाद बनता ट्रायल बैलेंस। ये तो सिस्टमैटिक है ना, कोई भी रिपोर्ट किसी के बाद ऐसे नहीं बन जाता, सबका सिस्टम है। तो लेजर से बना ट्रायल बैलेंस। तो बस ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें कि हर एक लेजर अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस को दिखाया जाता है, ये इसका आंसर है। तो जो भी आपका यहाँ पे बैलेंस निकलेगा उसका पोस्टिंग आपको ट्रायल बैलेंस में कर देना है। आपका बन गया ट्रायल बैलेंस। जैसे कि कैश का मैंने कहा था डेबिट बैलेंस देखो DR में, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस CR में, SBI एसेट है तो डेबिट में आया, यहां पर देखो परचेज एक्सपेंस है तो DR में आया, यहां पर कृष्णा है, राइट। अब यहां पे कृष्णा देखो CR में, तो ये क्या है, ये मेरा क्रेडिटर है। इसी तरीके से देखो सेल मेरा इनकम है। अरे भाई साहब देखते जाओ, चारे चीज आपको ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, एक्सपेंस, इनकम, एसेट और लायबिलिटी। और एक चीज यहां पे ध्यान मैं फिर से मैं आपको आकर्षित में कराना चाहूंगा कि देखो DR में ट्रायल बैलेंस के क्या रहेगा, वही रहेगा। क्या रहेगा, जैसा कि मैंने आपको लेजर में बताया था, एक्सपेंस प्लस एसेट, दूसरा कोई आइटम हो ही नहीं सकता। और उसी तरीके से ट्रायल बैलेंस के CR में क्या होगा, हमेशा देखो इनकम प्लस लायबिलिटी ही होगा। जब ये सारे चीज आपको मालूम होगा, इंटरव्यू में कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, क्या आप उसका रिप्लाई नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। और इसी से क्या बनता है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसी आइटम को आपको क्या करना है, सबको बांट बांट देना है, जो जिसका जगह है वहां पर उसका पोस्टिंग कर देना है। तो इससे बनता है आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। अब जल्दी से आ जाते हैं हम लोग उसके रिपोर्ट पे। सबसे पहला आपका बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनता है भाई साहब, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। और आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में 2 साइड होता है, एक साइड होता है डेबिट और दूसरा साइड होता है क्रेडिट, राइट। अब सवाल ये उठता है कि ट्रेडिंग के डेबिट साइड में क्या जाता है और क्रेडिट साइड में कौन सा आइटम जाएगा, और आपको कहां से उसे उठाना है, कहां से उठाना, आपका होगा ट्रायल बैलेंस से। क्योंकि जो सब मिक्स हो गया है 4 चीज, अब उसे बांटना है, राइट। तो देखिए डेबिट साइड में आपका क्या होने वाला है, बहुत ही सिंपल है, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बस इतना याद रखिए, यानी कि ट्रेडिंग का जो डेबिट साइड है उसमें आपका सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पोस्टिंग होने जा रहा है। ये आपको ट्रायल बैलेंस में कहां दिखेगा, मैंने पहले बता दिया, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में सारा एक्सपेंस वही दिखेगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर कुछ एग्जांपल है, परचेज है, वेजेस है, भाड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, और प्लस आपका ओपनिंग स्टॉक, जो कि
ये आपका एक्सपेंस तो नहीं है, लेकिन जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, अगर माल के आप व्यापारी हैं तो पिछले साल का आपका माल बचा होगा वो क्लोजिंग हो गया, जब इस साल में उसको लेकर के आओगे तो वो आपका ओपनिंग हो जाएगा, तो वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में ही आता है। राइट तो ये तो बात हो गई डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। राइट अब आप कहोगे क्या हम इसको भी रट्टा मारेंगे, तो नहीं, इसका एक टेक्निक है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा खर्चा जो कि परचेज से संबंधित है, माल को तैयार करने से संबंधित है, वो सारा का सारा खर्चा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। बस इतना सा बात याद रखिए, जो खर्चा इससे संबंधित होगा जो कि मैंने बताया वो डायरेक्ट है, अब इसके अलावा जो होगा वो सारा का सारा इनडायरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आपका सारा का सारा डायरेक्ट इनकम आएगा। और डायरेक्ट इनकम क्या होता है, जो कि किसी भी कंपनी का मेन सोर्स होता है, उसे हम लोग डायरेक्ट इनकम कहते हैं। जैसे कोई व्यापारी है, माल सेल करेगा, राइट, और अगर कोई इसके पास स्क्रैप बच गया तो उसको सेल करेगा, और प्लस जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी भी पोस्टिंग आपका ट्रेडिंग के CR साइड में ही किया जाता है। अब अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट अगर बना लिया, राइट, तो इससे क्या निकालोगे, इससे प्रॉफिट निकालोगे। इससे जो प्रॉफिट निकलता है उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर लॉस होगा तो ग्रॉस लॉस होगा। इसी तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आपका दो साइड होता है, एक साइड होता है आपका डेबिट और दूसरा साइड होता है आपका क्रेडिट। इसमें भी जो पोस्टिंग होता है एक्सपेंस प्लस इनकम का ही। ट्रेडिंग में क्या हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम का पोस्टिंग हुआ। PNL में क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम का पोस्टिंग होगा। और इसमें भी आपको रट्टा नहीं मानना, पहचानना है। इसी तरीके से जो डायरेक्ट है उसके अलावा जितना बचा सब इनडायरेक्ट है। जैसे कि आपको डिस्काउंट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, आपका मकान है, दुकान है, आपने उसे किराए पे लगा दिया, उससे जो इनकम हो रहा है वो सारा का सारा आपका इनडायरेक्ट इनकम होगा। बस इससे पहचानिए, ये आपको ट्रायल बैलेंस के CR साइड में दिखेगा और ये आपको ट्रायल बैलेंस के DR साइड में दिखेगा। देखिए और इसको PNL में पोस्टिंग कर दीजिए। अब यहाँ पर जो आप जोड़ घटाव करेंगे तो इससे आपका क्या निकलेगा, या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। CR कॉलम बड़ा होगा तो नेट प्रॉफिट निकलेगा, DR कॉलम बड़ा होगा तो नेट लॉस होगा। राइट अब इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, ये दोनों साथ में तैयार किया जाता है। राइट यहां से यहां तक देखो आपका ट्रेडिंग हो गया, यहां से यहां तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। तो ये जो पोस्टिंग जो हुआ है कहां से हो रहा है, आपका ट्रायल बैलेंस से हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको मैनुअल मालूम होना चाहिए कि किसका पोस्टिंग कहां पे हो रहा है, ना करके टैली ने रिपोर्ट जनरेट कर दिया और हमारा काम हो गया। राइट तो यहां पे इस तरीके से आपको नेट प्रॉफिट निकालना होता है। अब लास्ट में बच जाता है आपका बैलेंस शीट, उसे भी हम लोग तेजी से समझ जाते हैं। बैलेंस शीट में भी दो साइड होता है, लेकिन इसमें DR और CR नहीं होता है। इसमें एक साइड होगा कैपिटल एंड लायबिलिटीज, या सिर्फ आप उसको लायबिलिटी भी कह सकते हैं एक साइड को, और दूसरा होता प्रॉपर्टी एंड एसेट, आप इसे एसेट्स भी कह सकते हैं, काम आपका हो जाएगा। राइट तो इसमें दो साइड होता है। अब अगर हम लोग लायबिलिटीज की बात करें तो इसमें कौन कौन सा आइटम आएगा, अरे नाम से ही बाबा पता चल रहा है लायबिलिटी। तो जितने भी तरह का कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है, कर्जा है, वो सारा पोस्टिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होगा। जैसे कि आपका कैपिटल है, लोन है, क्रेडिटर्स है और कोई भी एक्सपेंसेस पेबल है। राइट ये एक तरह का आपके ऊपर लायबिलिटी है, चाहे वो इसमें शॉर्ट हो चाहे वो आपका लॉन्ग हो, भैया पैसा तो वापस करना है। और ये बताओ ये कहां से आ रहा है, आप कहोगे ट्रायल बैलेंस के CR में दिखेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के CR में दो ही चीज दिखेगा। क्या दिखेगा भाई, या तो इनकम या जो बचा लायबिलिटी। आपको पहले से पता था, पोस्टिंग कर लो ना। इसी तरीके से आपका अगर एसेट्स की बात की जाए तो इसमें ऑल आपका करंट और फिक्स्ड एसेट्स का पोस्टिंग होगा। और ये आपको ट्रायल बैलेंस में कहाँ दिखेगा, आप कहोगे भैया DR साइड में दिखेगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, इसमें से कोई फिक्स्ड है, कोई आपका करंट है, तो इसका क्या माने है, तो कंपनी का संपत्ति ना भाई साहब।
तो ये आपको कहाँ दिखेगा? ट्रायल बैलेंस के डीआर में। यहाँ पर बैलेंस शीट का इस तरीके से फॉर्मेट होता है। जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे, जैसे मैंने कहा कि बाय डिफॉल्ट इसका दोनों कॉलम आपका इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका माने कहीं न कहीं पोस्टिंग करने में आपसे गलती हुई है। तो भाई साहब, ये जो रिपोर्ट जो हम लोगों ने पूरा सोर्स टू एंड देखा, आपको पता है कि टैली में आप बनाते हो क्या? आप कहोगे नहीं सर, हम तो नहीं बनाते हैं। वहां तो सारा कुछ ऑटोमेटिक बन जाता है, लेकिन हमें यह मालूम होना चाहिए कि यह रिपोर्ट किससे और किस तरीके से बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से अब आपको यह समझ में आ चुका होगा कि जो भी आपका डबल एंट्री सिस्टम में पूरा अकाउंट्स का जो जर्नी होता है, जर्नल टू बैलेंस शीट, आपको यह समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर अच्छा लगा हो तो कम से कम अब इसे लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।